हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने परपटी कल्पना कंप्लीट किया था। इस क्लास में हम कूपी पक्व रसायन या कूपी पक्व कल्पना पढ़ेंगे। ठीक है, तो कूपी पक्व क्या होता है? तो कूपी से यहाँ पे है कि शीशी या बॉटल में हम औषधि योग का निर्माण करते हैं। देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन। तो कांच की कूपी या शीशी में पारद आदि द्रव्यों को डालकर अग्नि द्वारा पकाकर जो औषधि निर्माण की जाती है उसे हम कुपीपक्व कल्पना कहेंगे। इसमें क्या होता है? शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक की कजली या फिर शुद्ध पारद और लवण, क्षार, काशी, स्फटिक द्रव्यों के साथ पारद का निश्चंद्र चूर्ण बना करके, मतलब पारद को किसी के साथ भी, गंधक के साथ या किसी भी धातु, लवण, क्षार आदि के साथ हम क्या करते हैं? उसको निश्चंद्र चूर्ण बनाकर, मतलब एक कचली जैसी मर्दन करके निश्चंद्र चूर्ण बनाकर आदसी शीशी में डाल करके अंतर्धूम तथा बहिर्धूम विधि से मंद, मध्यम और तीव्र अग्नि से पाक करने पर जो औषधि कल्प तैयार होता है उसे हम कुपीपक्व कहेंगे। मतलब पारद को गंधक के साथ या किसी भी धातु आदि के साथ हम उसको मर्दन करते हैं और कैसा? निश्चंद्र, मतलब शायद बिना चमक, जिसमें पारद के कण चमकते हुए ना दिखाई, निश्चंद्र चूर्ण बनाते हैं और उसे हम शीशी में डाल करके अंतर्धूम या बहिर्धूम, मतलब अंतर्धूम मतलब कि जिसमें उसका ढक्कन बंद हो, या बहिर्धूम मतलब कि जो खुला हुआ हो। तो बहिर्धूम विधि से हम मर्द, और अग्नि भी कैसी होती है? मंद, मध्यम और तीव्र क्रमशः, मतलब पहले हमको मंद अग्नि देनी है, फिर मध्य अग्नि देनी है और फिर तीव्र अग्नि देनी है और फिर पाक करना है। तो यहाँ पे जो औषधि निर्माण होगा वो जो कल्पना बनेगी उसे हम कहेंगे कुपीपक्व कल्पना। ये हो गई उसकी डेफिनेशन। अब देखते हैं कुपीपक्व के भेद। तो कुपीपक्व के भेद, सबसे पहला सगंध और निर्गंध, जिसमें हम गंधक का यूज करेंगे और जिसमें हम गंधक का यूज नहीं करेंगे। तो सगंध में आ जाएगा रस सिंदूर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही पूछा भी जाता है। ताम्र सिंदूर, मल्ल सिंदूर, एग्जाम्पल आप याद रखना। फिर देखेंगे निर्गंध। निर्गंध जिसमें गंधक ना हो, तो रस पुष्प और रस कर्पूर, इनमें जो होता है वो गंधक नहीं होता है। तो रस पुष्प और रस कर्पूर। सॉरी। अब पाक के पश्चात सिद्ध औषधियों के कूपी में प्राप्त होने के स्थान के आधार पर, ये तो हो गया था गंधक, सगंध और निर्गंध गंधक के आधार पर। अब दूसरा देखेंगे कि पाक के पश्चात जो औषधि होती है वो कूपी के किस पार्ट में मिलेगी हमें। तो कंठस्थ, मतलब कंठ में मिलेगी तो उसे कंठस्थ कहेंगे। तलस्थ मतलब अगर तल में मिलेगी, और उभयस्थ, जो कंठस्थ और तलस्थ दोनों भागों में मिलेगी। तो कंठस्थ का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? रस सिंदूर। तलस्थ का हो जाएगा समीर पन्नग और उभयस्थ का हो जाएगा माणिक्य रस। ठीक है। निर्माण विधि से दो भेद देखेंगे, अंतर्धूम और बहिर्धूम। ये बहुत दो भेद होते हैं। अब कुपीपक्व रस निर्माण विधि, अब विधि देखेंगे। तो विधि में सबसे पहले हम देखेंगे कि कुपीपक्व बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की जरूरत होती है और हम उसे किस किस तरीके से यूज करते हैं। तो प्रमुख द्रव्य क्या होना चाहिए? शुद्ध पारद, शुद्ध गंधक। और रस तरंगिणी सदानंद शर्मा ने बताया कि अर्धगुण, समगुण, द्विगुण, त्रिगुण, षडगुण गंधक की कजली से रस सिंदूर का निर्माण करने का निर्देश बताया है। मतलब यहाँ पर जो हम कजली बनाएंगे तो वहाँ पे हम पारद और गंधक का रेशियो अलग अलग लेंगे, क्योंकि जब हम अनुपात भी अलग अलग करते हैं तो गुणों में भी चेंजेस हो जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा 1/6, 1/4, 1/3 गंधक से निर्मित कजली का भी प्रयोग करने के लिए कहा गया है। मतलब ग्रंथों में वर्णन है। ऐसा ही नहीं कि पारद ही हम कम लेंगे या हमेशा गंधक ही ज़्यादा लेंगे। पारद को भी कम क्वांटिटी में लिया जा सकता है या ज़्यादा में लिया जा सकता है। कजली निर्माण के बाद योग अनुसार उसमें नवसाधर आदि अनेक खनिज द्रव्यों का मिश्रण किया जाता है। जिस तरीके से भी हमें योग बनाना है हम उसका फिर ऐड कर देंगे। अब कजली में भावना द्रव्य, तो कजली जब बनाते हैं तो भावना द्रव्य वटांकुर स्वरस होगा, जो रस सिंदूर में हम यूज करेंगे। वटांकुर, नींबू, कुमारी स्वरस, रक्त, करपास, पुष्प स्वरस, इसका हम यूज करते हैं। अब यंत्र, उपकरण, साधन सामग्री, मतलब हम किस तरीके का यंत्र का यूज करेंगे, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हम यूज करेंगे। तो कांच का कूप होगा सबसे पहला, वस्त्र, मुल्तानी मिट्टी, कूपी स्टैंड, बालुका यंत्र, बालुका, लोह शलाका, अग्निभट्टी, मुद्रा और चाकू। बस इन चीज़ों को हम किस तरीके से यूज करेंगे ये देखते हैं हम आगे। देखो सबसे पहले देखते हैं कांच की कूपी या कांच की कूपी और कपड़ मिट्टी। मतलब हम कांच की कूपी का हम यूज करते हैं
तो हम कैसे यूज़ करते हैं उसे, पहले हम उसे तैयार करते हैं, उसके बाद हम उसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कपड़ मिट्टी करते हैं उसके ऊपर, मतलब पहले हम कपड़े को मिट्टी में, मुल्तानी मिट्टी में भिगोते हैं और उस कपड़े को उस कूपी के ऊपर लपेटते हैं। तो इसकी भी कुछ विधियाँ हैं। जैसे कूपी पक्व रस के निर्माण के लिए बियर की बोतल सर्वश्रेष्ठ होती है। मतलब जो बोतल लेंगे हम, वो कौन सी लेंगे, बियर की बोतल लेंगे। इस कांच की बोतल को कूपी स्टैंड पर उल्टा रखकर इसकी लंबाई चौड़ाई के हिसाब से सूती वस्त्र के 7 टुकड़े करेंगे। कितने, 7 टुकड़े करना है हमको। तो हमने यहाँ सूती वस्त्र के 7 टुकड़े लिए हैं। 7 टुकड़े क्यों लिए हैं, क्योंकि हमें बॉटल पर 7 बार कपड़ मिट्टी करनी है। अब हम क्या करते हैं, बॉटल को कूपी स्टैंड पर रखते हैं उल्टा। उल्टा रख के हम पहले उसको मेजर करते हैं कि उसकी लंबाई कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है, उसी के अकॉर्डिंग हम 7 टुकड़े सूती वस्त्र के काट लेते हैं। फिर उससे क्या करते हैं, वस्त्र को मुल्तानी मिट्टी में लिप्त करते हैं और उसके ऊपर हम चढ़ा देते हैं, मतलब लेप कर देते हैं। और इसी तरीके से एक बार जब हमने, मतलब एक बार कपड़े बॉटल को हमने क्या कर दिया, कपड़ मिट्टी कर दिए, फिर उसे सूखने देंगे, फिर हम दूसरा कपड़ा यूज़ करेंगे। इसी तरीके से पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरीके से हम 7 बार कपड़ मिट्टी करेंगे और हर बार हम पहले बॉटल को सूखने देंगे, उसके बाद दूसरी बार हम कपड़ मिट्टी करेंगे। तो फिर इसी प्रकार क्रमशः 7 वस्त्र खंडों से 7 बार कपड़ मिट्टी करना है। अब देखेंगे लोह शलाका का कैसे यूज़ करते हैं हम, किस तरीके से। हाँ, तो पाक करते समय क्या होता है कि कांच की जो कूपी होती है उसमें बार बार गंधक, नवसादर आदि अवरुद्ध हो जाते हैं। मतलब जो भी हम औषधि डालते हैं तो वो उस बॉटल के मुख को अवरुद्ध कर देते हैं। तो अवरुद्ध ना हो या उस अवरोध को हटाने के लिए हम शलाका का यूज़ करते हैं। तो इस अवरोध को हटाने के लिए कांच कूपी के मुख में तप्त शलाका का बार बार हम प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, तप्त शलाका का। ये ध्यान रखना, जिससे गंधक जल करके कूपी मुख का अवरोध दूर हो जाता है। और इसके लिए 4 फीट लंबी लोह शलाका का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो 4 फीट लंबी शलाका का यूज़ करना, ये होगा शलाका का यूज़। पहले हमने देख लिया कि कूपी पर कपड़ मिट्टी कैसे करनी है, फिर लोह शलाका का कैसे यूज़ होता है। अब देखेंगे अग्नि भट्टी। ठीक है, तो अग्नि भट्टी में रसिंदु निर्माण में मृदु, मध्य और तीव्र अग्नि क्रमशः दी जाती है। तो हमको उसी के अकॉर्डिंग जो होती है वो भट्टी तैयार करनी है। अब पहले तो सामान्यतः लकड़ी और कोयले से अंगार कोष्ठी का यूज़ किया जाता था, लेकिन अब जो होता है इलेक्ट्रिक फर्नेस का यूज़ किया जाता है और बालुका यंत्र का भी यहाँ पे यूज़ किया जाता है। वर्तमान समय में बालुका यंत्र की बजाय विद्युत भट्टी का सफलतापूर्वक यूज़ किया जाता है। बालुका यंत्र से हम उसको नियमित और नियंत्रित ताप कांच की कुपी तक पहुँचाया जाता है। तो बालुका यंत्र कुछ इस तरीके से डिज़ाइन होता है कि उस पर जो अग्नि जाती है वो एक नियंत्रित और नियमित रूप से जाती है। बहुत तेज़ एकदम से आग नहीं जाती है, क्योंकि बीच में बालुका होती है, तो जो अग्नि होती है वो नियमित रूप से जाती है। फिर अतः यह प्रक्रिया इलेक्ट्रिक फर्नेस द्वारा आसानी से संपन्न होती है। तो हमने यहाँ पे अंगार कोष्ठी भी यूज़ करते थे, फिर बालुका यंत्र का भी यूज़ करते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक फर्नेस का भी यूज़ किया जाता है रसिंदु निर्माण में या कूपी पक्व के निर्माण में। अब देखेंगे अग्नि में देखेंगे तो मृदु अग्नि में जो थे वह कजली की द्रवित होकर पाक होने के लिए 200 से 250 डिग्री सेल्सियस की अग्नि पर्याप्त होती है। तो मृदु अग्नि में कजली क्या हो जाएगी, पिघलने लगेगी, और यह अग्नि कितनी होती है, 200 से 250 डिग्री सेल्सियस। मध्यम अग्नि होती है 250 से 450 डिग्री सेल्सियस। अब मध्यम अग्नि इंपॉर्टेंट होती है, यहाँ पे कुछ चीज़ें होती है। तो यहाँ पे क्या होती है, पहले तो कजली उबलने लगती है और धुआं छोड़ने लगती है, जिसे फिर धुआं छोड़ने के बाद ज्वाला प्रारंभ हो जाती है, और ये ज्वाला शांत होने तक मध्यम अग्नि दी जाती है। मतलब ज्वाला उठती रहती है और ज्वाला जब शांत हो जाए तभी हम उसे फिर तब तक हम मध्यम अग्नि देते हैं, ज्वाला शांत हो जाए तब तक। और इसी अग्नि में, मतलब कि मध्यम अग्नि में ही यौगिक का निर्माण भी हो जाता है। यौगिक का निर्माण मध्यम अग्नि पर हो जाता है। और तीव्र अग्नि से पूर्व हमें कूपी के मुख पर मुद्रा लगाकर उसे बंद करना है। मुद्रा लगाना मतलब हमें कूपी के मुख को बंद करना है डॉट के थ्रू। तो ये हम पहले मुद्रण करेंगे, तो कब करेंगे, मध्यम अग्नि कंप्लीट होने के बाद ही मुद्रा लगाएंगे, और फिर हम उसको तीव्र अग्नि देंगे। तीव्र अग्नि कितनी, 450 से लेकर 650 डिग्री सेल्सियस तक अग्नि दी जाती है। और तीव्र अग्नि में क्या होता है, अब देखो मध्यम अग्नि में तो हमारा जो यौगिक था, मतलब जो औषधि थी रस सिंदूर, अगर एग्जाम्पल देखें तो वो बन चुका है।
तो तीव्र अग्नि में क्या होता है, जो तल में लिक्विड फॉर्म में था वो ऊर्ध्वपतित होकर के कंठ में आकर चिपक जाता है। तो हमने देखा था एग्जाम्पल की कंठस्थ, रस सिंदूर क्या होता है, कंठस्थ होता है, तो कंठ में आकर के एकत्र हो जाता है। तो मृदु अग्नि में कजली द्रवित हो गई, मध्यम में पहले धुआं छोड़ा, फिर ज्वाला उत्पन्न हुई। पूरी ज्वाला खत्म होने तक हम क्या करते हैं, मध्यम अग्नि देते हैं, उसके बाद हमें डॉट लगाते हैं, डॉट लगाने के बाद उसे हम तीव्र अग्नि देते हैं। तीव्र अग्नि देने के बाद वो ऊर्ध्वपतित होता है और रस सिंदूर कंठ में हमें प्राप्त होता है। अब देखेंगे कूपी मुख मुद्रण। कूपी मुख मुद्रण मतलब जो डॉट लगाने की प्रक्रिया होती है, वो प्रोसेस होती है, उसे हम मुद्रण कहते हैं, और जिसके द्वारा हम लगाते हैं उसे हम कहेंगे मुद्रा। तो कूपी के मुख पर डॉट लगाकर बंद करना कूपी पक्व मुद्रण कहलाता है, और जिससे हम मुख बंद करते हैं उसे हम मुद्रा कहते हैं। इसके लिए मदन मुद्रा और हड मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। ये कुछ अलग अलग टाइप की होती है, ठीक है, हम देख लेंगे इसे। केवल और मुल्तानी मिट्टी और वस्त्र का भी प्रयोग करके हम जो कूपी का मुख है उसे हम बंद कर सकते हैं। अब जो हम डॉट लगा रहे हैं या मुद्रण कर रहे हैं उसके लिए हमें कब करना है, तो ये कुछ चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। तो कुछ पॉइंट्स है, इन चीज़ों को ध्यान में रखकर ही हम कूपी का मुद्रण करेंगे। क्या चीज़ें, सबसे पहले कूपी में लपटों का निकलना बंद हो जाए, क्योंकि मध्यम अग्नि कंप्लीट हो मतलब बंद हो जाएगी तभी हम मतलब देना हम बंद कर देंगे, तभी हम कूपी का मुद्रण करेंगे। तो मतलब पूरी ज्वाला आना शांत हो जाए, उसके बाद ही हम क्या करेंगे, मुद्रण करेंगे। कूपी के चारों ओर हम अंधेरा करेंगे और कूपी के तल को देखेंगे, तो वो कैसा दिखेगा, रक्त वर्ण सा प्रतीत होता है। तो मतलब वो कंप्लीट बन चुका है रस सिंधु, अब हम डॉट लगा देंगे उसमें। फिर तीसरी चीज़, कूपी की तली के अंदर सूर्योदय जैसा गोल रक्त बिंब की तरह दिखाई देता है, क्योंकि बॉटल भी ऐसी गोल ही मतलब उसका मुख भी गोल ही होता है, तो अंदर देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे सूर्य उदय हो रहा है, इस तरीके से प्रतीत होता है। फिर कूपी में हम शीत शलाका, मतलब हमने यहाँ पे शलाका को तप्त नहीं किया, शीत शलाका का यूज़ किया है। हम उसे जब अंदर डालेंगे तो धुएं का न लगना, मतलब उसके ऊपर जब धुआं नहीं लग रहा है, मतलब वो कंप्लीट रूप से बन चुकी है। फिर कूपी में तप्त शलाका, पहले हमने शीत शलाका डाली, अब तप्त शलाका डालेंगे। तो तप्त शलाका डालने पर उसमें कजली नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर कजली लग रही है मतलब अभी तक कजली रस सिंदूर में नहीं परिवर्तित हुई है। फिर कूपी के मुख में टॉर्च का प्रकाश डालने पर पारद का कण ऊपर उठता हुआ प्रतीत ना हो, क्योंकि अगर पारद का कण ऊपर उठता हुआ प्रतीत हो रहा है मतलब वो कंप्लीट रूप से रस सिंदूर में परिवर्तित नहीं हुआ है। फिर कूपी मुख पर ताम्र का सिक्का रखने पर उसके ऊपर पारद कण चिपककर सिक्के के उस भाग को श्वेत कर देते हैं। मतलब जो हम अगर कूपी के मुख के ऊपर ताम्र का सिक्का रखेंगे तो वो श्वेत हो जाएगा, मतलब कि वो बन चुका है। तो ये कुछ पॉइंट है, इनकी मतलब ये सब हम टेस्ट करेंगे, उसके बाद ही हम कूपी के मुख का मुद्रण करेंगे, और उसके बाद वो ऊर्ध्वपतित होकर के कंठस्थ रस सिंदूर प्राप्त हो जाएगा। अब उपयुक्त लक्षणों के आधार पर ही मुख मुद्रण का विनिश्चय करने पर मुख मुद्रण करना चाहिए, ठीक है। अब कूपी तोड़ने की विधि, अब बन तो गया, अब कूपी से हम निकालेंगे कैसे उसे, तो हमें निकालने के लिए हमें कूपी को तोड़ना पड़ेगा। तो कैसे तोड़ते हैं, ये भी अलग तरीके से है। देखो दूसरे दिन हमको कूपी को क्या, पहले दिन तो हमने जो भी अग्नि वग्नि दे दिया, जिसमें भी हमने किया, बालूखा यंत्र में, मफल फर्नेस, इलेक्ट्रिक फर्नेस में। उसके बाद हम दूसरे दिन कूपी के स्वांक्षित हो जाने पर उसे बालूका यंत्र से निकालकर सावधानी से उसके ऊपर कपड़ मिट्टी को एक चाकू से खुरच कर पहले कूपी को बाहर से साफ कर दिया जाता है। मतलब सबसे पहले तो कूपी को हमको बाहर से साफ करना है, जो भी हमने 7 बार कपड़ मिट्टी की है उसे चाकू से खुरच कर अलग करना है और उसे साफ कर देना है। फिर कूपी के बाहर से साफ हो जाने के बाद हमको कूपी के कंठ में एकत्र हुआ रस सिंदूर स्पष्ट दिखाई देता है, ठीक है। हम साफ कर देंगे तो कांच की बोतल है तो हमें दिखाई तो देगा कि हाँ कंठ में कुछ है, एकत्रित हुआ है। फिर जिसे दिखाई देगा तो उस स्थान पर रस सिंदूर एकत्र हुआ उससे 1 इंच नीचे, मतलब जहाँ भी कंठ पे हमें एकत्र हुआ दिखाई दे रहा है उससे 1 इंच नीचे हमें एक क्या बांधनी है, सुतली या फिर रस्सी हमें बांध देनी है। सुतली जो कि हमें केरोसिन में भिगोकर बांधनी, मतलब हमको पहले सुतली को केरोसिन में भिगोना है और उसके बाद हम उसको बांध देंगे 1 इंच नीचे। सुतली के पूर्णतः फिर हम इसे जला देंगे, तो सुतली के पूर्णतः जल जाने के बाद, मतलब हम उसे जलाएंगे, जलने के बाद हम उसके ऊपर एक ठंडा मतलब जल से भिगा हुआ गीला वस्त्र उसके ऊपर डाल देंगे। तो सुतली के पूर्णतः जल जाने पर एक गीले वस्त्र से कूपी के तप्त भाग को आच्छादित करने पर गोलाई रूप में कूपी टूट जाती है। ठीक है, हम थोड़ा सा ऐसा उसको झटका देते हैं मतलब किसी से भी, तो वो कूपी क्या होती है, टूट जाती है। और टूट करके फिर हमें
कंठ वाला मतलब जो भी है कंठस्थ और आधा पार्ट अलग अलग हो जाएगा, फिर वहाँ से हम रस सिंदूर एकत्र कर लेते हैं और सुरक्षित चूर्ण रूप में बनाकर रख लेते हैं। तो ये हो गया कुपी तोड़ने की विधि। अब ये सारी चीज़ें हो गई, ये प्रोसेस, ये हम रस सिंदूर बनाएंगे तो हम करेंगे, ठीक है, विधि हम और पढ़ेंगे जो भी बची होगी। अब देखेंगे एग्जाम्पल रस सिंदूर। तो रस सिंदूर के घटक द्रव्य क्या है? शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक दोनों को एक एक पल लेना है। भावना द्रव्य क्या है? वटांकुर स्वरस, जो हमने पहले भी पढ़ा है, इसकी 3 भावना लेनी है, ठीक है। निर्माण विधि देखेंगे, पारद लिया, गंधक लिया, कजली बनाई, फिर हमने क्या किया? वटांकुर स्वरस से 3 भावना दी। इसकी 3 भावना देने पर इस कजली को 7 बार कपड़ मिट्टी की हुई कांच के कूपे में हमें भरना है, बालूका यंत्र में रखना है। अब बालूका यंत्र में देखो, बालूका यंत्र में बालूका कैसे भरते हैं? तो जो भी बालूका यंत्र है उसको तल से 2 अंगुल ऊपर तक बालूका भरेंगे उसमें, फिर उसके ऊपर हम बॉटल रखेंगे और फिर ऊपर कितनी बालूका भरना है? तो कूपी के कंठ के 2 अंगुल नीचे तक, नीचे से पूरे नीचे तक हमें बालूका भरनी है। मतलब कूपी के कंठ के 2 अंगुल नीचे तक बालूका भरनी है और तल से 2 अंगुल ऊपर तक हमको पूरी बालूका भरनी है, ठीक है। उसके बाद बालूका यंत्र को मिट्टी में स्थापित कर देते हैं और 12 घंटे 4 प्रहर तक पहले मृदु, फिर मध्य और तीक्ष्ण अग्नि क्रमशः देते हैं। कब तक देना है? पहले कजली पिघल गई, फिर धूम वर्ण तक हो गई और ज्वाला पूरी कंप्लीट मतलब समाप्त हो गई है, तो उसके बाद हम उसको तीक्ष्ण अग्नि देंगे डॉट लगाने के बाद। फिर इससे तरुण सूर्य की आभा वाला अरुण वर्ण का रस सिंदूर बनता है। तो कैसा? सूर्य की आभा वाला अरुण वर्ण का रस सिंदूर प्राप्त होता है। अब यह अनुपात विशेष में विभिन्न गुणों को प्रदान करता है। मतलब हमने जो गंधक और पारद लिया है वो 1:1 का रेशियो लिया है। अगर हम इस रेशियो को अलग अलग करते हैं, चेंज करते हैं, तो उसके गुणों में भी परिवर्तन आते हैं, ऐसा देखा गया है। अब और बाकी की विधि सेम हो जाएगी। अब जैसे हमने कुपी पक्व कर लिया, उसके बाद कुपी को तोड़ने की विधि, ये सब आप आगे ऐड कर सकते हैं। अगर केवल रस सिंदूर आता है तो आप लिख सकते हैं वो विधि वाला पूरा पार्ट, ठीक है। फिर रस सिंदूर का प्राप्ति मान, हमें रस सिंदूर कितना प्राप्त होगा? तो यदि 100 ग्राम पारद और 100 ग्राम हम गंधक लेते हैं तो हमें 116 ग्राम कुल रस सिंदूर प्राप्त होना चाहिए। लेकिन क्यों? क्योंकि रस सिंदूर किस रेशो में बनता है? तो रस सिंदूर पारद का 6 भाग और गंधक का 1 भाग मिलकर रस सिंदूर का निर्माण करते हैं, इसीलिए हमें कितना? 116 ग्राम रस सिंदूर प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। किंतु निर्माण में सावधानी रखने के उपरांत भी केवल 110 ग्राम ही रस सिंदूर प्राप्त होता है, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर इसका अब गंधक पारद कितना है? 6 भाग और गंधक कितना है? 1 भाग। अगर जब ये दोनों मिलेंगे तब ही रस सिंदूर का निर्माण होगा। तो कम 16 भाग गंधक यूज हो जाएगा और ये हो जाएगा, तो इसमें से 16 भाग ही यूज होगा और इसके पूरा 100 भाग यूज हो जाएगा, तो 116 यूज होगा, बाकी गंधक यूज नहीं होगा। तो रस सिंदूर हमें 116 ग्राम प्राप्त होना चाहिए। मात्रा इसकी कितनी होती है? तो 1 से 2 रत्ती की मात्रा यूज होती है। अनुपान शहद और मक्खन के साथ इसका उपयोग जो होता है ये उत्तम योगवाही होता है। योगवाही मतलब किसी भी औषधि के साथ मिलाकर हम इसे देंगे तो ये औषधि के गुणों को भी बढ़ा देगा और खुद भी अच्छा काम करेगा। रसायन होता है, वाजीकरण होता है, फुंफुस बलदायक, मतलब कि ये लंग को बल प्रदान करने वाला होता है, लंग्स के लिए अच्छा होता है। गुल्म, स्थौल्य, कुष्ठ, प्रमेह, शूल, सारे डिजीजेस में आप लिख सकते हो। ये हो गया रस सिंदूर। अब रस कर्पूर, वैसे पूछा नहीं जाता पर कंटेंट कम से कम याद होना चाहिए, ठीक है। तो रस कर्पूर में क्या कंटेंट होता है? शुद्ध पारद, शुद्ध गंधक अम्ल, मतलब यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ किया जाता है, और सेंधाव। रस कर्पूर में सेंधाव यूज़ करेंगे। शुद्ध पारद 1 पल होगा, शुद्ध गंधक अम्ल 1.5 पल होगा और सेंधाव 1 पल होगा। विधि वही सेम वैसी करेंगे। ये कंठस्थ प्राप्त होता है और कर्पूर के समान श्वेत प्राप्त होगा। इसका नाम क्या है? रस कर्पूर। तो ये कर्पूर के समान कैसा प्राप्त होगा? रस श्वेत प्राप्त होगा। इसकी मात्रा बहुत ही ज़्यादा कम है, 1/64 से 1/32 रत्ती, मतलब 2 से 4 मिलीग्राम ओनली। उपयोग कहाँ करेंगे? रस कर्पूर का यूज होता है वो कृमि विष नाशक में होता है, त्वक और रक्तदोष विकारों में यूज किया जाता है। रस कर्पूर का संग्रह, तो रस कर्पूर का संग्रह कैसे करते हैं? तो रस कर्पूर में नींबुक अम्ल मतलब सिट्रिक एसिड मिला देने से वो विकृत नहीं होता है और पूर्व अवस्था में भी नहीं आता है। तो ये रस कर्पूर का संग्रह हो गया। तो हमने यहाँ क्या लिया? पारद, गंधक और सेंधाव का यूज किया। समीर पन्नक, समीर पन्नक के कंटेंट क्या होते हैं? शुद्ध पारद, शुद्ध गंधक,
शुद्ध संख्या और हरताल। देखो समीर ने ताली बजाई बहुत संख्या में, ऐसे याद रखना। तो पारद बंधक तो याद रहेगा, समीर से समीर पन्नग, और हरताल मतलब ताली बजाई बहुत ज़्यादा संख्या में। तो ऐसे याद रख लेना। फिर हमने पहले क्या किया, गंधक पारद की कजली बनाई कांजी के साथ मर्दन करके 3 दिन तक। फिर उस कजली में हमने संख्या और हरताल डाला। फिर तुलसी स्वरस की भावना दी हमने 2 दिन तक। ठीक है, तो पहले हमने कांजी से दी, उसके बाद हमने तुलसी स्वरस से दी है 2 दिन तक। विधि वही हो जाएगी। इसके बाद अब कजली तो बन गई, उसके बाद पूरी विधि से जो हमने पहले पढ़ी है। समीर पन्नग रस को ऊर्ध्वस्थ और तलस्थ भाग में ग्रहण किया, मतलब ये उभयस्थ है, दोनों जगह हमें प्राप्त होगा। इसकी मात्रा कैसी होती है, तो आधा से 2 रत्ती की मात्रा होगी इसकी। अनुपान क्या होगा, तांबुल पत्र स्वरस। ठीक है, समीर बहुत ज़्यादा क्या खाता था, पान खाता था, तो अनुपान तांबुल पत्र स्वरस। और बहुत ज़्यादा ताली बजाता था, तो ताली बहुत संख्या में ताली बजाता था, ऐसे याद रखना। तो संख्या और हरताल, संख्या मतलब यहाँ आर्सेनिक है। ठीक है, हरताल, हरताल हम पढ़ेंगे जब हम महारस उपरस ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। अनुपात तांबुल पत्र स्वरस, और उपयोग क्या कहाँ करेंगे, समीर वात व्याधि में, संधिपात ज्वर में और आम वात में इसका यूज़ होता है। तो याद रखना आप। ठीक है, अब है मकर ध्वज। मकर ध्वज के कंटेंट क्या होते हैं, तो मकर ध्वज में कंटक भेदी शुद्ध स्वर्ण पत्र लिया जाता है। ठीक है, हिंगुलोद पारद और गंधक, पारद गंधक दोनों लिया जाता है। मकर ध्वज में हम याद रखना है सोने के पत्र लिए जाते हैं। फिर इसका सोने के पत्र का एक भाग सोना बहुत महंगा है, थोड़ा सा ही लिया। पारद को हमें 8 भाग लिया और गंधक को 16 भाग लिया है। भावना द्रव्य क्या है, वटांकुश स्वरस घृत कुमारी, ये जो नॉर्मल लेते हैं। मात्रा इसकी आधा से 2 रत्ती की हो जाएगी। अनुपान कैसा लेना है, तो मिश्री युक्त अनुपान, गौ दुग्ध मक्खन मधु, ज़्यादातर रसिंदूर या फिर कूपी पक्व में ऐसा ही अनुपान है, गौ दुग्ध मक्खन ऐसा घृत। उपयोग किसा कहाँ करेंगे, तो देखो मकर ध्वज का यूज होता है वह स्मरण शक्ति बढ़ाने में यूज होता है, आयुवर्धक होता है, शरीर की कांति बढ़ाता है, और अनुपात भेद से फिर संपूर्ण व्याधियों को नष्ट करता है। अनुपान भेद से अगर इसका अनुपान चेंज कर देंगे तो जिस भी अनुपान में देंगे उस तरीके की व्याधियों को ये नष्ट करने वाला होगा। तो ये हो गया हमारा कूपी पक्व। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन आता है इससे। ठीक है, कूपी पक्व रसायन कल्पना परिभाषा क्या है देख लेंगे। हमने क्या कूपी में डाल करके हम औषधि निर्माण करते हैं, इसीलिए इसे कूपी पक्व कहते हैं। कैसे करते हैं, शुद्ध पारस शुद्ध गंधक लेते हैं, बाकी और चीज़ें भी ऐड करते हैं, निश्चंद्र चूर्ण बनाते हैं, फिर शीशी में डाल करके मंद मध्यम और तीव्र अग्नि क्रमशः देते हैं, और फिर जो भी औषधि प्राप्त होती है उसे हम कूपी पक्व कल्पना करते हैं। भेद सगंध निर्गंध कंठस्थ तलस्थ उभयस्थ और अंतर्धूम और बहिर्धूम विधि से। ठीक है, कूपी पक्व निर्माण में जो विधि है, प्रमुख द्रव्य लेंगे सबसे पहले शुद्ध पारस शुद्ध गंधक, और गंधक कितना लेंगे, द्विगुण त्रिगुण षटगुण, या फिर 1/6 1/4 1/3, ये सब के बारे में बताया है ग्रंथों में। फिर कजली निर्माण के योगानुसार नवसाधर आदि खनिजों का भी मिश्रण किया जाता है। ठीक है, भावना द्रव्य वटांकुर नींबू कुमारी स्वरस, ये कुछ याद रखना। हमने क्या क्या यूज़ किया है, तो कांच की कूपी, वस्त्र, मुल्तानी मिट्टी, कूपी स्टैंड। अब तो आपको समझ में आ गई होगी विधि, तो आप ये खुद से लिख सकते हैं कि हमने क्या क्या यूज़ किया था। बालू का यंत्र, बालू का लोह शलाका, अग्नि भट्टी, मुद्रा, चाकू, क्योंकि चाकू हाँ, फिर ये सब चीज़ें थी। अब कपड़ मिट्टी कैसे की थी, ठीक है, पहले हम उसको स्टैंड पर उल्टा रखेंगे बॉटल को, फिर हमने 7 टुकड़े किए, और हर बार एक के सूखने के बाद दूसरी बार हमको कपड़ मिट्टी करनी है, मुल्तानी मिट्टी का यूज़ करना है। लोह शलाका का यूज उसके मुख का अवरोध हटाने के लिए हम करेंगे। अग्नि भट्टी में वही मृदु मध्यम और तीव्र अग्नि क्रमशः दी जा सके ऐसी भट्टी का यूज़ करेंगे, या फिर बालू का यंत्र या फिर इलेक्ट्रिक फर्नेस का यूज़ करते हैं। अग्नि कैसी होती है, तो मृदु में कजली पिघल गई है। मृदु अग्नि कितनी होती है, 150 से 250 होनी चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा देखें, ये गलत लिखा है, 150 से 250 डिग्री सेल्सियस होगी। फिर 250 से 450 तक मध्यम अग्नि होगी, और फिर 450 से 650 तक तीव्र अग्नि होगी, और तीव्र अग्नि और मध्यम अग्नि। तो यौगिक का निर्माण कहाँ हो जाता है, ये ध्यान रखना अच्छे से, मध्यम अग्नि में हो जाता है। तीव्र अग्नि में तो केवल ऊर्ध्व पतित होता है। ठीक है, कूपी मुद्रण किसे कहेंगे, जो डॉट लगा देते हैं, हम मुख को बंद कर देते हैं, कब करते हैं, जब मध्यम अग्नि देना हम बंद कर देते हैं या लपटें आना बंद हो जाती है। इसके लिए हम कुछ कुछ देखते हैं। देखो कि पहले अंदर रक्तवर्ण का दिख रहा है, जब हम आसपास अंधेरा कर देते हैं तो यह सूर्य उदय जैसा हो रहा है वैसे दिखता है। फिर शलाका डालते हैं तो धुएं का न लगना, पारद का न लगना, कजली का न लगना, ताम्र टॉर्च से देखने पर पारद के कण ऊपर उठते हुए ना दिखाई देना,
और सिक्का रखने पर वो वाइट हो जाना। इस तरीके से कुछ चीज़ें हम देखते हैं, उसके बाद ही हम मुद्रण करते हैं। कुपी तोड़ने की विधि वही ये जहाँ कंठस्थ प्राप्त हुआ है तो उसके 2 अंगुल नीचे हमें केरोसिन से भीगी हुई रस्सी बांधना है, उसे जलाना है, उसके ऊपर फिर ठंडा वस्त्र डाल देना है और फिर वो इसे थोड़ा सा प्रहार ऐसे मतलब करेंगे तो वो टूट जाएगी अपने आप ही। फिर उसे हम अलग कर लेंगे, कंठ से चूर्ण बनाकर सुरक्षित रख लेंगे। फिर रस सिंदूर हमने पढ़ा, जिसमें शुद्ध पारस शुद्ध गंधक लेंगे, कचली बनाएंगे। फिर हमको बालूका कितनी लेना है, तल से 2 अंगुल ऊपर और कंठ से 2 अंगुल नीचे तक बालूका भरनी है। ठीक है। रस सिंदूर का प्राप्तिमान 100, अगर हम इतना लेंगे 100 ग्राम तो 116 हमें प्राप्त होना चाहिए, पर 110 प्राप्त होता है। उत्तम योगवाही होता है रस सिंदूर और सारी डिजीजेस में यूज़ करते हैं। रस कर्पूर में क्या होता है, पारद गंधक और सेंधा वाइट होता है, और इसलिए क्या होता है, वाइट होता है, कर्पूर के समान प्राप्त होता है हमें कंठस्थ। ये भी इसकी मात्रा बहुत कम होती है। ठीक है। समीर पन्नग में क्या, समीर क्या करता था, बहुत संख्या में ताली बजाता था। तो ऐसे याद रखना, संख्या और हड़ताल, बाकी गंधक और पारद वगैरह पान खाता था। तो तांबुल पत्र सोरस इसका अनुपान हो जाएगा। बाकी वही पहले कांची में हम भावना देंगे, उसके बाद तुलसी सोरस में भावना देंगे। मकर ध्वज में क्या हो जाएगा, स्वर्ण पत्र, हिंगुलोत्पारद और शुद्ध गंधक का यूज़ किया है हमने। 1 भाग, 8 भाग, 16 भाग। बाकी वही सब है। अनुपान इसमें मक्खन मधु वही उपयोग स्मरण शक्ति आयुर्वर्धक होता है और अनुपान भेद से अलग अलग होता है। ये हो गया हमारा कुपी पक्व खत्म। अब यहाँ हमारा पारद खत्म होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो महारस उपरस ये सब चीज़ें हैं, और हमारी कुछ आगे की चीज़ें बच गई थी जिसमें कुछ उपकरण थे, मतलब भट्टी वट्टी और मूषा और ये सब चीज़ें थी तो वो यंत्र और पुट। तो ये चीज़ें हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम महारस उपरस ये पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।